इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 12। इससे पहले अगर आप लोग डेफिशिएंसी अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं देख करके आए होंगे, इससे पहले वाला वीडियो या उससे पहले वाला वीडियो होगा तो वो देख करके आ जाइए। उसके बाद फॉर्म 57 जो होता था हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, वो भी आप लोग देख करके आ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग को ये स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन नंबर 12। या आप लोग क्या कर सकते हो, इसे कॉपी से रिवाइज कर सकते हो कि किस तरह से हम लोग बनाते थे डेफिशिएंसी अकाउंट प्लस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड वाज ऑर्डर टू बी वाइंडेड ऑफ ऑन 31 मार्च 2022। तो ये हम लोग को इस डेट को दे रखा है, इस कंपनी का वाइंडिंग ऑफ हो रहा है। ऑन विच डेट ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस वेयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स। तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस दे रखा है, जिसमें बैलेंस में हम लोग को सबसे पहले क्या दे रखा है, गुडविल का दे रखा है, उसके बाद बिल्डिंग का दे रखा है, प्लांट का दे रखा है, फर्नीचर का दे रखा है, स्टॉक का दे रखा है। तो ये बैलेंस एक्सट्रैक्ट क्या हुआ है। उसके बाद डेटर का बैलेंस है, उसके बाद हम लोग के पास कैश का बैलेंस है, जो कैश कितना है यहाँ पे 500 का दे रखा हुआ है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। फिर शेयर कैपिटल में 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये 10 लाख का हो गया। फिर 5% डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑफ ऑल एसेट, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 1,60,000 से। तो यहाँ पे डिवेंचर हम लोग का फ्लोटिंग चार्ज, ये याद रखें डिवेंचर किसका कौन सा चार्ज है, तो इसमें फ्लोटिंग चार्ज है। तो इसके हिसाब से जो भी लिस्ट होता था उस लिस्ट में हम लोग इसे रखने वाले। फिर इंटरेस्ट पेबल ऑन दीज डिवेंचर दे रखा है 4,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक के साथ जो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्या है, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज में, जो किसके साथ प्लेज है, तो यहाँ पे स्टॉक के साथ ये प्लेज है जो 25,000 का है। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्या, तो यहाँ दे रखा हुआ क्रेडिटर दे रखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये बोला कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, उसके बाद हम लोग को डिफिशियंसी अकाउंट भी बनाना है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। द अमाउंट एस्टिमेटेड टू रियलाइज्ड, क्या लिखा 35, रियलाइज्ड होगा यहाँ पे। तो अमाउंट द अमाउंट एस्टिमेटेड टू रियलाइज, गुडविल के बदले कितना आ रहा है 1,000। उसके बाद बिल्डिंग के बदले कितना पैसा आ सकता है 3,000। उसके बाद प्लांट के बदले 5,25,000, फर्नीचर के बदले 10,000, स्टॉक के बदले 31,000 और डेटर के बदले 20,000 ये पैसा आ सकता है। तो ये हम लोग के पास हो गया कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, ये इन्फॉर्मेशन। और इसे एक बार सही से रियलाइज लिख दूं। चलिए अब यहाँ पे आगे क्या इन्फॉर्मेशन में क्या बोला, क्रेडिटर इंक्लूड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ 15 वेजेस ऑफ 15 मैन एट ₹10 पर मंथ फॉर 4 months immediately before the date of winding off। और यहाँ पे 9,000 being salaries of 5 employees of 300 per month for previous of 6 month। उसके बाद rent for the godown of last 6 month cost ascending to ₹3,000। उसके बाद income tax deducted out of salaries employees 1,000 दे रखा है। उसके बाद डायरेक्टर फीस कितना दे रखा है 5,000 दे रखा है। देखिए ये जो हम लोग के पास क्रेडिटर का फिगर दे रखा हुआ है, कितने का दे रखा है क्रेडिटर का फिगर 36,000। अब इसी 36,000 में यहाँ से यहाँ तक जो भी बोला था इन्फॉर्मेशन, ये सारा क्या है इंक्लूडेड है। तो ये 36,000 में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकाल सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या होता था, वेजेस होता था, जो भी वर्कर का होता था, जैसे वेजेस हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, प्लस में वर्कमैन कंपनसेशन हो गया। तो यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट और वर्कमैन कंपनसेशन इम्प्लॉई का हो या वेजेस का हो, इम्प्लॉई का हो या वर्कर का हो, जिसमें कुछ भी लिमिट नहीं होता था। फिर वेजेस के लिए भी कुछ भी लिमिट नहीं होता था, प्लस में सैलरी के लिए एक लिमिट होता था, जिस सैलरी में हम लोग देखते थे 4 मंथ का सैलरी देना है, या पर पर्सन पर इम्प्लॉई हम लोग को 20,000 देकर के देना है सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी पे होता था या 4 महीने का सैलरी, तो यहाँ पे 6 महीने का सैलरी है, तो उस तरह से हम लोग 4 महीने करके निकालेंगे। और तीसरा अगर गवर्नमेंट का ड्यू होता था लास्ट 12 मंथ्स के लिए बिफोर वाइंडिंग ऑफ, इमीडिएटली बिफोर वाइंडिंग ऑफ का लास्ट 12 मंथ का होता था, तो वो भी हम लोग लेते थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा है ये सब चीज का। आगे देखिए आगे क्या दे रखा है में 3 ईयर ए को 3 साल पहले ये हम लोग को अभी डिफिशियंसी अकाउंट बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पे 3 ईयर ए को डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है 77,925, मतलब यहाँ पे लॉस हुआ था 3 साल पहले जिसका बैलेंस है। एंड सिंस दैट डेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हैव सो द फॉलोइंग फिगर। तो उसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिसमें 2010 का, 2011 का, 2012 का, ये तीनों ईयर एंडेड में दे रखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस था वो एक्सपेंसेस दे रखा हुआ था। ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से हम लोग एक्सपेंस फाइनेंस करके क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट केस में ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है 65,000 का, और यहाँ पे लॉसेस सॉरी एक्सपेंस कितने का 80,980। तो इस टाइम में हम लोग का लॉस हो जाएगा, लॉस कितने का होगा, तो 65,000 माइनस 80,990। तो हम लोग को इस टाइम में लॉस हो रहा है 15,990 का, ये लॉस हो रहा है निगेटिव में। उसके बाद
45,000 नेक्स्ट ईयर का हम लोग को दे रखा हुआ है, और यहाँ पे इसमें से एक्सपेंस हम लोग माइनस करेंगे 66,245, तो हम लोग का लॉस कितने का आ जाएगा, तो 21,245 का लॉस आ जाएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में हम लोग को दे रखा हुआ है इसी तरह से, ये दे रखा ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद हम लोग को एक्सपेंस दे रखा हुआ है, तो माइनस कीजिए और निकालिए कितना होता है, 63,340 टाइम में लॉस आ जा रहा है 23,340 का। तो ये समझ में आ गया आप लोग का कि तीनों ही केस में हम लोग का प्रॉफिट ना होकर के यहाँ क्या था, लॉस दे रखा हुआ। अब तीनों साल का लॉस हम लोग को दे रखा हुआ, फिर इन एडिशन इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी would have to pay 5,000 as compensation to employee for injuries suffered by him, which was contingent liability not accepted by the company। तो यहाँ पे contingent liability है, तो 5,000 है किसका, compensation fund का, जो यहाँ पर अभी तक में ये जो कंपनी है, ये कंपनी अभी तक में एक्सेप्ट करके नहीं रखी है, फिर भी एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिट में तो आने वाला था, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ये 5,000 आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास बस इतना इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को दे रखा हुआ है क्या, तो बैलेंस शीट का कुछ आइटम दे रखा हुआ है, इसमें एसेट है प्लस में लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी और एसेट हो गया, और यहाँ पे लाइबिलिटी में बता देगा एक एसेट है जैसे डिबेंचर है, तो डिबेंचर फ्लोटिंग चार्ज से है, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है वो है फिक्स चार्ज से। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में दे रखा हुआ था किस तरह से एसेट रियलाइज हुआ था, ये हम लोग के पास एसेट रियलाइजेशन का दे रखा हुआ है, और यहाँ जो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, एक बार इरेज करके बता रहा हूँ, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पैरा में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ हम लोग के पास, वो दे रखा हुआ है कि क्रिएटर के बारे में दे रखा हुआ है कि इस क्रिएटर से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो इसमें से निकाल सकते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल क्रिएटर कितना होने वाला है। उसके बाद 3 साल का हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है। सबसे पहले 3 साल में जब स्टार्ट हो रहा था, जस्ट बिफोर 3 ईयर एगो, तो इसमें यहाँ दे रखा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉसेस, और 3 साल का हम लोग को दे रखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद एक्सपेंस दे रखा हुआ, जिससे हम लोग निकाल सके लेते यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ था, तीनों ही केस में हम लोग का लॉस था। उसके बाद हम लोग को बोला कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 यहाँ पे कंपनसेशन एक्सपेंस है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई है, तो ये हम लोग का तो प्रेफरेंशियल क्रेडिट होता था, तो ये हम लोग कर लेंगे। इससे हम लोग को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फेयर, दूसरा क्या बनाना है, डिफिशिएंसी अकाउंट। बहुत ही इजी सम्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले कॉपी बना दीजिए आप लोग। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा था, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इससे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो इससे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो हम लोग का होता था फॉर्म 57। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो हम लोग का क्या था फॉर्मेट था, उस हिसाब से हम लोग बनाते चलेंगे। यहाँ होता था एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, तो ये हो गया एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, और यहाँ पे सबसे पहले एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, तो हम लोग बोलते थे लिस्ट ए भी बोलते थे, तो यहाँ पे लिस्ट ए हो जाएगा। इस लिस्ट ए में देखिए एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड हम लोग को बोल दिया गया था सम्स में कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में है जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। ये रहा हम लोग के पास स्टॉक, कहाँ गया 31,000 का, ये तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली प्लेस है, और बाकी जो भी एसेट है वो तो स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है, तो बाकी जो भी एसेट होगा वो लिखेंगे। बट उससे पहले हम लोग कैश से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कैश आ गया 500 का, तो चलिए लिखते हैं कैश जो कितने का है 500 का है। उसके बाद कैश के बाद हम लोग को क्या दे रखा है, जैसे जैसे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है अमाउंट उस तरह से, तो गुडविल लेंगे 1000 का, यहाँ पे गुडविल ये आ जाएगा 1000 का, ये आप लोग लिखते चलिए। फिर उसके बाद बिल्डिंग है 3 लाख का, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग जो कितने का दे रखा है 3 लाख का। बिल्डिंग के बाद हम लोग के पास प्लांट है 525,000 का, तो बिल्डिंग के बाद हम लोग के पास है प्लांट जो है 5,25,000 का। उसके बाद फर्नीचर है 10,000 का, तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर जो कितने का दे रखा हुआ है हम लोग के पास 10,000 का। फर्नीचर के बाद ये तो स्टॉक लेना नहीं है, स्टॉक क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली चार्ज बोला था बैंक ओवरड्राफ्ट पे सर, तो वो नहीं लेंगे। और उसके बाद डेटर दे रखा हुआ है, डेटर कितने का दे रखा हुआ है, ये है 20,000 का, यहाँ पे लिख दूंगा। अब ये जो भी अमाउंट हो जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू में। तो चलिए ऐड कीजिए, ये हम लोग आ जाता है 500 प्लस 1000 प्लस 3 लाख प्लस 5,25,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो ये हम लोग का अमाउंट कितना आ गया 856,500। तो यहाँ लिख दीजिए 856,500 एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। इसी तरह से एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, अब इस एसेट स्पेसिफिकली प्लेस में कौन सा एसेट रखा हुआ है, तो हम लोग को दे रखा हुआ है
स्टॉक दे रखा हुआ था, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे स्टॉक लिख दीजिए। जिस स्टॉक का एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो इसका दे रखा हुआ है 31,000, और इसके साथ जो लोन का अमाउंट दे रखा हुआ है हम लोग के पास बैंक ओडी का जो अमाउंट दे रखा हुआ है, वो हम लोग का बैंक ओडी का कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, बैंक ओडी का हम लोग को अमाउंट दे रखा हुआ है 25,000 का, तो ये आ जाएगा 25,000। तो डेफिसिट डेफिसिट कुछ आ रहा है, तो आंसर इज नो, डेफिसिट तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, तो सरप्लस आ रहा है। तो सरप्लस को तो हम लोग नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं, तो ये पहले सरप्लस कितना आ जा रहा है, से 6,000, और इस 6,000 को हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम में। ये हम लोग का यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का बैलेंस, मतलब हम लोग के पास कितना पैसा अभी है। तो ऐड कीजिए कितना हुआ, हो जाएगा प्लस 6,000, तो ये आ जाता है 862,500। तो ये हम लोग का सबसे पहले एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, सॉरी एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड जो लिस्ट ए हो गया, और यहाँ पे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड जो लिस्ट बी हो गया, तो ये दोनों करके हम लोग बैलेंस लिख लिए। अब हम लोग को यहाँ क्या लिखना होता है, तो यहाँ पे समरी, तो सबसे पहले यहाँ समरी लिखेंगे। समरी में क्या हो लिखते हैं हम लोग, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसका बैलेंस कितना आ गया था, तो जिसका था 856,500, 856,500। इसमें एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसका हम लोग लेते हैं कौन सा वैल्यू, तो इसका वैल्यू लेते थे हम लोग एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो है 31,000, यहाँ लीजिए 31,000। फिर हम लोग इसे ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आ जाता है देखिए, तो 856,500 प्लस 31,000, तो ये हम लोग का आ जाता है 887,500 का। तो 887,500 का हम लोग का क्या आ गया, दोनों का समरी जो टोटल ऐड करने के बाद हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग फिर से बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते थे, तो चलिए बनाते हैं स्टेटमेंट। ये हम लोग का यहाँ पे क्या आता था, अमाउंट आता था, यहाँ क्या आता था, पर्टिकुलर्स, और यहाँ हम लोग का आता था बुक वैल्यू और कंटिजेंट लायबिलिटी, ये हम लोग का आता था। अब सबसे पहले जो बैलेंस हम लोग का दे रखा हुआ है वहां से ले लेंगे, जो ऊपर से बैलेंस दे रखा हुआ है जो निकाले हैं अभी 862,500, तो ये 862,500 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 862,500। यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, तो क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, तो माइनस कीजिए यहाँ पे, क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, जो लिस्ट कौन सा होता था, ये होता था हम लोग का लिस्ट बी होता था, और क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज जो हम लोग का कौन सा है, क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज है, तो ये हम लोग का है बैंक ओडी जो 25,000 का, तो ये 25,000 का हम लोग लिखेंगे, इसके बुक वैल्यू में 25,000 का आ जाएगा हम लोग का फिक्स चार्ज वाला। और यहाँ पे कुछ भी अमाउंट आता है तो आंसर इज नो, क्यों नहीं आता है, बिकॉज हम लोग पहले पे इसका कर चुके हैं बैंक ओडी का, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग का बैलेंस कितना आ जाएगा, 862,500 का। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले फिक्स चार्ज वाले का पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या किसका पेमेंट करते थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यहाँ पे निकाल लेता हूँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो इसके लिए हम लोग को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, कहाँ से लेंगे इन्फॉर्मेशन, तो ये हम लोग को जो दे रखा हुआ था सेकंड पैरा, उससे हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो देखिए क्रेडिटर इंक्लूड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, तो वेजेस का जो भी अमाउंट होता था, तो वेजेस तो हम लोग लिखेंगे ना, तो वेजेस में तो कुछ भी लिमिट नहीं होता था, तो वेजेस का जो भी अमाउंट था हम लोग लिखेंगे। जो 6,000 रखा हुआ कैसे आया था 6,000, तो 15 इंटू 100 इंटू 4, 15 एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय को 100 मिलता था, और यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिट में, 3 इंटू 100 इंटू 4, ये आ गया 6,000 का। तो ये हम लोग का 6,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ गया। एक बार के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अब आगे क्या बोला यहाँ पे कि 9,000 किसके लिए, तो सैलरी के लिए, तो 5 एम्प्लॉय का है 300 करके, और 6 मंथ्स के लिए। तो सैलरी में तो हम लोग का लिमिट था, तो सैलरी में लिमिट क्या था कि 4 महीने का सैलरी मिल सकता है या 20,000 पर एम्प्लॉय मिल सकता है। तो इस केस में हम लोग का सैलरी के लिए लिमिट हो जाएगा, जो कितना एम्प्लॉय है, सबसे पहले तो 5 एम्प्लॉय है, तो 5 एम्प्लॉय हो गया, और 300 करके हैं, और इसमें 6 महीना ना करके, ये जो हम लोग को 6 महीना दे रखा हुआ है 6 मंथ, तो 6 मंथ ना लेकर के हम लोग को कितना लेना है, तो इससे 6 मंथ ना लेकर के हम लोग को लेना है सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का, बिकॉज यहाँ पे लिमिट होता था 4 महीने का, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना होता है, ये भी हम लोग का कितना आ गया, 6,000 का आ गया। तो सैलरी का भी हम लोग का आ गया। सैलरी के बाद हम लोग का क्या है, रेंट फॉर गोडाउन, तो रेंट फॉर गोडाउन तो हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होता था, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद इनकम टैक्स दे रखा हुआ है, तो इनकम टैक्स होता है जो गवर्नमेंट ड्यू हो गया, तो ये आ जाएगा हम लोग को गवर्नमेंट
ड्यू जो कितने का दे रखा है 1000 का। उसके बाद डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर तो सैलरी नहीं लेता है, तो यहाँ पे इसका फीस है, तो इसलिए ये नहीं आएगा, तो डायरेक्टर का फीस भी नहीं आया। एंड उसके बाद जो हम लोग को लास्ट लाइन में यहाँ दे रखा हुआ था, क्या दे रखा हुआ था कि 5000 कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपनसेशन, जो कितना दे रखा हुआ है अमाउंट, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है 5000, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 5000। तो इस तरह से हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिट टोटल कितना आ गया, तो ये आ गया 6000 प्लस 1000 प्लस 5000, तो ये आ गया 18000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने का आ गया 18000 का। इसे हम लोग कौन सा लिस्ट बोलते थे, इसे बोलते थे लिस्ट सी। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बस हम लोग वर्किंग नोट ना करके यहाँ पे निकालिए, अगर आप लोग चाहोगे तो वर्किंग नोट करके भी इसके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट भी लिख देता हूँ 18000। अब 18000 पेमेंट करने के बाद बैलेंस कितना बच जाता है, तो पहले से हम लोग के पास है 862500, 862500 इसमें से माइनस करेंगे 18000, तो हम लोग का आ जाता है 8,44,500। ये समझ में आ गया आप लोग का 8,44,500, ये हम लोग का आ गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट करने के बाद। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद हम लोग किसको पेमेंट करते थे, तो हम लोग किसको पेमेंट करते थे फ्लोटिंग चार्ज वाले को। तो फ्लोटिंग चार्ज में कौन सा एसेट दे रखा हुआ है यहाँ पे सम्स में, तो देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज के लिए हम लोग को बोला कि 5% डिवेंचर है, जो किस पे है फ्लोटिंग चार्ज पे, यहाँ लिख देता हूँ डिवेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। और फ्लोटिंग चार्ज के लिए कौन सा लिस्ट होता था, तो नेक्स्ट वाला जस्ट इसका तो लिस्ट डी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा लिस्ट डी। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जो दे रखा हुआ हम लोग के पास क्या डिवेंचर 1,60,000 का, तो डिवेंचर 1,60,000 हो जाएगा। प्लस में इसका इंटरेस्ट कितने का दे रखा हुआ 4000 का दे रखा हुआ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 4000 भी आ जाएगा। इस तरह से 1,64,000 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। तो 1,64,000 पेमेंट करने के बाद हम लोग के पास बैलेंस कितने का बच जाएगा, तो ये निकाल लीजिए बैलेंस 844,500 माइनस 1,64,000, ये आ जाता है 6,80,500। साथ साथ में इसका बुक वैल्यू भी आ जाएगा 1,64,000, जो डिवेंचर प्लस में इंटरेस्ट दोनों को मिला करके। अब डिवेंचर जो फ्लोटिंग चार्ज का था, तो फ्लोटिंग चार्ज के बाद हम लोग किसको पेमेंट कर देते थे, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो चलिए लिखते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब किसका पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसके लिए इंक्लूडिंग डिफिशियंसी अगर कुछ सम्स में हो जाता, कहाँ अगर यहाँ पे डिफिशियंसी कुछ भी अगर आता सम्स में, इस पॉइंट में डिफिशियंसी, तो हम लोग डिफिशियंसी भी यहाँ पे ऐड करते हैं, बट डिफिशियंसी नहीं लिखा हुआ है सम्स में, इसलिए डिफिशियंसी वहां पे हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो ये क्रेडिटर में हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में सबसे पहले क्रेडिटर हम लोग के पास कितने का था 36,000 का था, तो ये आ गया 36,000 का। इस क्रेडिटर में से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग का कितने का था 18,000 का था, और 18,000 का तो सबसे पहले हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, जो ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग निकाले थे। और यहाँ पे 5,000 जो हम लोग का क्या यहाँ पे इस क्रेडिटर में इंक्लूडेड नहीं था, जो कंटीजेंट लायबिलिटी दे रखा हुआ था, तो ये भी तो हम लोग का माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 5,000 को ऐड कर देंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग का। देखिए क्रेडिटर 36,000 का था, जिसमें से 18,000 का निकल गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बट जो 18,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, उस 18,000 में ये 5,000 जो था ये क्रेडिटर में इंक्लूडेड नहीं था। जैसे देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकाले, तो अगर हम लोग कंपनसेशन जो ये 5,000 लिए थे, ये तो हम लोग बाहर के आइटम से लिए थे ना, ये तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी से लिए थे ना, तो ये तो क्रेडिटर में इंक्लूडेड नहीं था। तो क्रेडिटर में कितना इंक्लूडेड था, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन, मतलब 6,000 प्लस 1,000, तो 612 1 13, तो ये सिर्फ और सिर्फ 13,000 इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे सिर्फ 13,000 माइनस करो या 18,000 प्लस, इस तरह से भी आप लोग माइनस कर सकते हो, 18,000 प्लस माइनस 18,000 प्लस 5,000, तो ये भी क्या आ जाएगा 13,000। तो जिस तरह से आप लोगों को लिखना होगा उस तरह से लिख सकते हो। तो ये हम लोग का कितना अमाउंट आ जाएगा 36,000 में से 13,000 माइनस करेंगे, तो ये आ जाता हम लोग के पास 23,000 का, 23,000 का। और इसे हम लोग कौन सा लिस्ट बोलते थे, तो इसे बोलते थे लिस्ट ई। अब बैलेंस देख लीजिए कितना आ जाता है, तो 23,000 माइनस करेंगे 6,80,500 माइनस 23,000, तो ये हम लोग आ जाता है 6,57,500, ये हम लोग का बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि 36,000 में से 13,000 गया तो 23,000। अब देखिए अब लाइबिलिटी में हम लोग को क्या दे रखा है सम्स में, तो लाइबिलिटी में हम लोग का शेयर कैपिटल अब सिर्फ बचा है, डिबेंचर का भी हो गया, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है शेयर कैपिटल, कितने का है 10 लाख का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट
सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसके लिए लिस्ट कौन सा होता था, लिस्ट के ई के बाद होता था एफ, और जो हम लोग को दे नहीं रखा हुआ था यहाँ पे कुछ भी नहीं हो जाएगा, ये जो हम लोग का नॉर्मली बैलेंस आ जाएगा जो आ जाएगा 657,500 का। फिर इसमें से हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग पेमेंट करेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करेंगे, तो 10 लाख का दे रखा हुआ है, तो 10 लाख का हम लोग पेमेंट करेंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा डेफिसिट। और डेफिसिट के लिए कौन सा लिस्ट होता था, तो इसके लिए लिस्ट होता था एच, और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लिस्ट कौन सा होता था, लिस्ट होता था जी होता था। तो इसी के साथ हम लोग का डेफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 6,57,500 माइनस 10 लाख, ये आ जाता है 3,42,500 का, ये हम लोग का आ गया डेफिसिट। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये तो नॉर्मली जैसे हम लोग करते आ रहे हैं फॉर्म 57 में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सम्स में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा था उस तरह से पुट करते गए। अब इस सम्स में मेन काम क्या करना है हम लोग को, तो मेन काम करना है कि डेफिशिएंसी अकाउंट किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग को इस सम्स में करना है, जिसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो ये टेबल दे रखा हुआ है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, प्लस में जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का 3 साल के पहले हम लोग को जो दे रखा हुआ है, जो बैलेंस है कितना 77,925, तो इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग बनाएंगे डेफिसिट अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं डेफिसिट अकाउंट। तो ये रहा हम लोग के पास डेफिसिट अकाउंट, ये आप लोग को अच्छे से समझना है, ये एग्जाम में आ सकता है। डेफिसिट अकाउंट, डेफिसिट अकाउंट में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते थे। तो प्रॉफिट में क्या दे रखा हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेबिट बैलेंस में कितना दे रखा हुआ है 77 और 925, जो 3 साल पहले का है, 3 ईयर बिफोर का है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, लॉस आ गया 77,925। अब जो भी हम लोग का लॉस होता था 3 साल पहले का रिजर्व सरप्लस में, जो भी हम लोग का अमाउंट आता था उसमें हम लोग क्या करते थे, तो उसमें जो 3 साल का प्रॉफिट होता था तो ऐड करते थे, लॉस होता तो हम लोग क्या करते थे माइनस करते थे। तो इस केस में तीनों ही ईयर, जो मान के ये रहा हम लोग को 10 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में, तीनों ही ईयर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस जो हो रहा है, तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। लॉस किस किस ईयर हो रहा है, तो यहाँ पे 31/3/2010, और उसके बाद 31/3/2011 और 31/3/2022, तो तीनों ही साल लॉस हो रहा है कितने कितने का, तो ये तो हम लोग माइनस करके निकाल चुके थे, तो हम लोग का ये था 15,990, ये आ जाएगा 15,990 लॉस में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कितना है 21,24,21,245 ये लॉस है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी लॉस कितना है, तो 23,340 ये हम लोग के पास लॉसेस है। तो ये देखिए लॉस हो गया, अब इसे ऐड कीजिए तो टोटल कितना आता है हम लोग का, तो 77,925 प्लस 15,990 प्लस 21,245 प्लस 23,340, ये हम लोग का कितना आ गया 138,500। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि देखिए जब भी हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते थे तो हम लोग किस तरह से बनाते थे, तो डेफिशिएंसी अकाउंट के लिए हम लोग सबसे पहले लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस होता था 3 साल जस्ट पहले का, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता था रिजर्व एंड सरप्लस वो हम लोग लेते थे। उसके बाद लॉसेस इस 3 साल के बीच में अगर कुछ भी लॉस होता था तो लॉस को माइनस करते थे, अगर प्रॉफिट होता था तो उस प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देते। अगर सम्स में डिविडेंड पेड होता था तो डिविडेंड पेड होता था तो उसे माइनस करते थे, अगर अब नॉर्मल लॉस होता था तो उसे हम लोग माइनस करते थे। बट इस सम्स में तो हम लोग को कुछ भी नहीं दे रखा है कि यहाँ पे डिविडेंड कितना पे हुआ या अब नॉर्मल लॉस, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ये हम लोग का बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी, कौन कौन सा आइटम इंक्रीज कर सकता है डेफिशिएंसी का, उस आइटम को हम लोग लिखते चलेंगे। एक तरह से बोल सकते हैं रियलाइजेबल, जो रियलाइजेशन लॉस होता है उस तरह से हम लोग वो लिखते चलेंगे। तो देखिए एसेट सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, गुडविल का दे रखा हुआ है अमाउंट, जो कितने का दे रखा हुआ है गुडविल हम लोग को, तो गुडविल दे रखा हुआ है 1000 का। गुडविल का रियलाइजेशन वैल्यू कितना हुआ है 1000, जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। बट गुडविल का बैलेंस कितना दे रखा हुआ था 1000 दे रखा हुआ है। देखिए गुडविल का बैलेंस 1000 दे रखा हुआ है हम लोग को बैलेंस शीट के पास, और इसे रियलाइज करके कितना पैसा है सिर्फ और सिर्फ 1000 आया। तो इस तरह से यहाँ पे इससे हम लोग का लॉस कितना बढ़ गया, तो लॉस कितना बढ़ जाएगा 99,000 का लॉस बढ़ जाएगा। यही हम लोग लिखेंगे आइटम इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी में सबसे पहले गुडविल, जिससे जिससे क्या हो रहा है, जिससे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, जिससे रियलाइजेशन लॉस हो रहा है, उस आइटम को हम लोग लिखते चलेंगे।
तो ये हम लोग का सबसे पहले आ गया 99,000। उसके बाद देखिए गुडविल का तो हो गया हम लोग के पास, तो गुडविल का हो गया। उसके बाद बिल्डिंग का बैलेंस कितना दे रखा हुआ था, 3 लाख दे रखा हुआ था बिल्डिंग का बैलेंस, जो रियलाइजेशन बैलेंस है। और उससे पहले जो बैलेंस शीट का बैलेंस है वो कितना है, 3,50,000। तो 3,50,000 से ये कितना हो गया, 3 लाख हो गया था। तो इस केस में हम लोग का 50,000 का यहाँ भी लॉस हुआ ना, रियलाइजेशन लॉस। तो ये 50,000 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो कौन सा है, बिल्डिंग के बदले। तो बिल्डिंग के बदले लिख देता हूँ, ये 50,000 आ गया, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग के बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो बिल्डिंग के बाद प्लान दे रखा हुआ है। प्लान कितने का, 525,000 का। और यहाँ प्लान का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 5,50,000। तो यहाँ पे इस तरह से प्लांट में भी 25,000 से हम लोग का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन लॉस एक तरह से बोल सकते हैं। तो प्लांट में हम लोग का 25,000 का हो गया। उसके बाद प्लांट के बाद फर्नीचर कितने का दे रखा हुआ है, सॉरी फिक्सर्स 23,000 का। और यहाँ पे फिक्सर्स का वैल्यू दे रखा हुआ है 10,000। तो यहाँ पे 13,000 का हम लोग का आ जाएगा, ये लिख देता हूँ 13,000 जो आ जाएगा फिक्सर्स के बदले में। अब फिक्सर्स के बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो स्टॉक दे रखा हुआ है 31,000 का और डेटर दे रखा हुआ है 20,000 का। स्टॉक 31, तो यहाँ पे 7,000 का हम लोग का स्टॉक में लॉस हो रहा है। और डेटर 20,000 का हो गया, तो डेटर में हम लोग को 5,000 का लॉस हो रहा है। तो डेटर में 5,000 आ जाएगा और स्टॉक में आ जाएगा 7,000। ये आ गया माइनस में 7,000। और तो कुछ आइटम नहीं दे रखा हुआ था, जिससे हम लोग का क्या होगा, जिससे हम लोग का रिलेशन लॉस हो रहा था या प्रॉफिट, इस तरह से हम लोग का कुछ भी आइटम नहीं दे रखा होता। अगर यही किसी एसेट का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, जिस टाइम हम लोग का रिलेशन प्रॉफिट होगा, तो उससे हम लोग का जो डिफिशियंसी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वैसा अगर आइटम होता है तो उस आइटम को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और इस आइटम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल में अगर देखा जाए तो डेफिसिट कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ये हम लोग का जो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, प्लस 99,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000। तो ये हम लोग का आ जाएगा, कितना आ गया, 138,500 फिर 99,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, जो हम लोग का ये रहा, कंटिजेंट एक लाइबिलिटी भी तो बढ़ गया है ना। ये हम लोग का 5,000 का तो कंटिजेंट लाइबिलिटी भी बढ़ गया ना, तो ये भी हम लोग को लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कंटिजेंट लाइबिलिटी, जो 5,000 का होगा, ये भी हम लोग का जो डेफिसिट है उसको बढ़ा देगा। पहले लाइबिलिटी नहीं था, अब लाइबिलिटी हो गया, तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस तो बढ़ जाएगा ना। तो प्लस 5,000, तो ये आ गया 2,04,000 प्लस 1,38,500। तो ये आ जाएगा 342,500, जो हम लोग का डेफिसिट यहाँ निकाले थे 342,500। और ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग का। देखिए पहले सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्म 57 के हिसाब से होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वो बनाएंगे। एंड वो बनाने के बाद हम लोग को हमेशा डेफिसिट अकाउंट जब भी बनाएंगे हम लोग, तो डेफिसिट अकाउंट में हम लोग को 3 साल पहले का क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो लेना है। और इस 3 साल के बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम लोग को लिखना है। अगर लॉस होता तो हम लोग का माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट होता तो उस टाइम में ऐड हो जाएगा। उसके साथ देखना है कि हम लोग डिविडेंड पे किए हैं कि नहीं। तो आंसर इज, अगर इस सम्स में तो डिविडेंड पे नहीं किया गया था, अगर किसी सम्स में डिविडेंड पे किया रहेगा तो उस टाइम हम लोग उसे माइनस करेंगे। और डिविडेंड के बाद अब नॉर्मल लॉस देखेंगे, अगर अब नॉर्मल लॉस रहेगा तो उसे भी हम लोग माइनस करेंगे। और आइटम इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं रियलाइजेशन लॉस, इसे हम लोग बोल सकते हैं रियलाइजेशन लॉस। किस किस आइटम से रियलाइजेशन लॉस हो रहा है वो आइटम को हम लोग को ऐड करना है डिफिशियंसी में। मतलब ये जो माइनस वाला फिगर है उसी में माइनस फिगर में हम लोग लिखेंगे। अगर यहीं पे अगर किसी एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम में उसे हम लोग को ऐड करना होगा, मतलब वो क्या करता है, डिफिशियंसी को कम करता है। और इसी के साथ हम लोग का डिफिशियंसी आ जाएगा, और इसी के साथ हम लोग का सम्स ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म देखने वाले।